फिल्में अपने दर्शकों के मूड पर अलग अलग प्रभाव डाल सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस शैली की फिल्म देख रहे हैं। उदाहरण के लिए कुछ कॉमेडी फिल्मों में दुखद तत्व होते हैं, जबकि कुछ हॉरर फिल्मों में हास्यपूर्ण पल भी होते हैं। कुछ फिल्में हमारे दिमाग में ज्यादा समय तक रहती है क्योंकि उनमें परेशान करने वाले विवरण होते हैं, खासकर जब वे सच्ची घटनाओं पर आधारित हों। नंबर 10। 2007 की फिल्म ज़ोडियक, जिसका निर्देशन डेविड फिंचर ने किया था, कुख्यात ज़ोडियक सीरियल किलर की कहानी बताती है, जो 20 दिसंबर 1968 को उसके पहले ज्ञात अपराध के बाद दशकों तक कानून से बचता रहा। आने वाले वर्षों में उसने ऐसे कई और अपराध किए, लेकिन जहां फिल्म इन अपराधों पर चर्चा करती है, वहीं यह मुख्य रूप से उन अजीब नोट्स और कूट संदेशों पर केंद्रित है जो अपराधी द्वारा मीडिया को भेजे गए थे और उन्हें सुलझाने के लिए की गई कोशिशों पर ध्यान देती है। पहला कूट संदेश जब सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल पहुंचता है, एक नया कार्टूनिस्ट कर्मचारी उसे घंटों सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में हार मान लेता है। फिल्म बढ़ने पर वह मामले में प्रगति के लिए पूरी कोशिश करता है, जांचकर्ताओं की बातें सुनता है, नए सबूत ढूंढता है और पुलिस के सबूत गैर कानूनी तरीके से देखता है। आखिर जब सुराग नहीं मिलते, मामला ठंडा पड़ जाता है। फिर भी वो अपराधों को लेकर जुनूनी रहता है। आखिर उसकी पत्नी अब और सहन नहीं कर पाती। वह उनके घर से चली जाती है और अपने बच्चों को भी साथ ले जाती है। इस बीच दोनों मुख्य जांचकर्ता लोगों के दरवाजे खटखटाते हैं, एकत्र किए गए सबूतों की समीक्षा करते हैं और उन लोगों से पूछताछ करते हैं जिनका उन्हें लगता है कि अपराधों से कोई संबंध हो सकता है। मामला बढ़ने पर दर्शक भी घटनाक्रम को आसानी से समझ पाते हैं, क्योंकि फिंचर ने हर घटना की तारीख स्क्रीन पर दिखाई है। इससे ये साफ हो जाता है कि ज़ोडियक किलर पुलिस की पूरी कोशिशों के बावजूद कितने लंबे समय तक उनसे बचता रहा। जब तक फिल्म खत्म होती है, दर्शक इस बात पर सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि ज़ोडियक किलर कभी पकड़ा नहीं गया और हो सकता है कि वह आज भी सक्रिय हो। हालांकि कई लोगों का मानना है कि शायद अब उसकी मौत हो चुकी है। मीडिया को भेजे गए पत्र 70 के दशक में बंद हो गए थे और सैन फ्रांसिस्को पुलिस विभाग ने इन मामलों को निष्क्रिय घोषित कर दिया है। जांच को 2008 में फिर से शुरू किया गया था और FBI इसमें शामिल हुई थी, इस उम्मीद में कि उन्हें कुछ और सुराग मिलेंगे जो अपराधी तक पहुंचा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1960 के दशक में गवाहों द्वारा पुलिस को दी गई गवाही को ध्यान में रखते हुए, जिसमें उन्होंने बताया था कि वह 35 से 45 साल के बीच का था, तो आज ज़ोडियक किलर की उम्र कम से कम 90 साल होती और इसी कारण अब माना जाता है कि वह अब जीवित नहीं है। मुख्य संदिग्ध आर्थर ली एलन का 1992 में निधन हुआ, लेकिन वे अकेले संदेह के घेरे में नहीं थे। गैरी फ्रांसिस नामक एक व्यक्ति को भी कुछ समय के लिए संदिग्ध माना गया था, लेकिन अधिकांश जांचकर्ताओं का मानना है कि इन अपराधों से उसका कोई लेना देना नहीं था। अगर अपराधी की मौत हो चुकी है तो उसके अपराध सुलझने की संभावना बहुत कम है, लेकिन मामला अभी खुला और जांच में है। नंबर 9। आर्गो एक समीक्षकों द्वारा सराहा गया राजनीतिक ड्रामा है, जिसका निर्देशन बेन एफ्लेक ने किया था, जो इसमें मुख्य भूमिका भी निभाते हैं। 2012 में रिलीज इस फिल्म को शुरुआत में एक उत्कृष्ट कृति माना गया, क्योंकि इसमें ईरान बंधक संकट के दौरान तेहरान में छुपे 6 राजनयिकों को बचाने के CIA मिशन को दिखाया गया। जल्द ही पता चला कि एफ्लेक ने कहानी में कई छूट ली और फिल्म का अधिकतर हिस्सा ऐतिहासिक रूप से गलत था। मीडिया में इसे कैनेडियन केपर कहा गया, क्योंकि कनाडा सरकार की इसमें अहम भूमिका थी। ये सब 1979 में इस्लामी ईरानी क्रांति की शुरुआत में शुरू हुआ था। ऐसा होने पर अमेरिकी समर्थित ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने जान बचाने के लिए भागने का निर्णय लिया। इसे एक अवसर के रूप में देखते हुए इमाम की विचारधारा के मुस्लिम छात्र अनुयायियों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर धावा बोलने का फैसला किया और दर्जनों राजनयिकों को बंधक बना लिया, ये मांग करते हुए कि शाह को देश वापस लाया जाए ताकि उन पर मुकदमा चलाया जा सके। नई ईरानी सरकार ने भी जल्द ही यही भावनाएं व्यक्त की। 6 राजनयिक भाग निकलने में सफल हुए। वे थे रॉबर्ट एंडर्स, कोरा एम्ब्री लिजैक, मार्क लिजैक, जोसेफ स्टैफर्ड, कैथलीन स्टैफर्ड और
ली शैक्स। उन्होंने कनाडाई सरकार से शरण मांगी और 2 कनाडाई राजनयिकों केन टेलर और जॉन शीरडाउन ने उन्हें पनाह दी। वे बताते हैं कि उन्होंने ईरानी छात्रों को दूतावास की दीवार फांदते हुए देखा था, लेकिन वे एक अलग इमारत में काम कर रहे थे और बिना किसी की नजर में आए चुपचाप निकलने में सफल रहे। समूह के 2 लोगों से कहा गया कि वे ब्रिटिश दूतावास तक पैदल जाएं और एक अन्य समूह जिसने अलग रास्ता चुनने का फैसला किया था उसे जल्दी ही ढूंढ लिया गया और वापस वाणिज्य दूतावास ले आया गया। पहला समूह ब्रिटिश दूतावास पहुंचा तो वहां बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे थे। वे प्रदर्शनकारी समूह और दूतावास के बीच में ही थे, इसलिए एंडर्स ने उन्हें कहा कि वे दूतावास की बजाय उसके पास ही स्थित उसके घर चले जाएं। 6 दिन तक समूह एक घर में सोता और पीछा करने वालों से बचने के लिए अगले घर में चला जाता। इसके बाद एंडर्स ने शीरडाउन से संपर्क किया, जो एक इमिग्रेशन अधिकारी के रूप में कार्यरत थे, और पूरे समूह को उनके घर जाने के लिए कहा गया। 5 राजनयिक 10 नवंबर को वहां पहुंचे और उनका स्वागत एक कनाडाई राजदूत केन टेलर ने किया। समूह के 2 सदस्यों को टेलर के घर ले जाया गया, जबकि बाकी 3 शीरडाउन के साथ रुके। 27 नवंबर को ली शैड्स भी उन तीनों से आ मिले। उन्हें स्वीडिश दूतावास ने पनाह दी हुई थी, जहां वे फर्श पर सो रहे थे। अगले कुछ हफ्तों तक राजनयिक लोग छुपे रहे और 27 जनवरी 1980 की सुबह वे मारीबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए। वे सुरक्षा जांच पार करने में सफल रहे और ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड के लिए उड़ान में सवार हो गए, इससे पहले कि वे आखिरकार अपने घर लौट पाते। ज्यादातर लोगों को इन घटनाओं के अफलेक वाले संस्करण के आखिरी 20 मिनट से दिक्कत है। कहा जाता है कि राजनयिकों की भागने की घटनाएं बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई हैं और ईरानी दर्शकों ने भी फिल्म पर आपत्ति जताई है। उनका मानना है कि फिल्म में दिखाए गए ईरानी किरदारों को पूरी तरह एक आयामी दिखाया गया है और ऐसे पेश किया गया है जैसे असली घटनाओं में उनकी कोई भूमिका ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि इन किरदारों को असभ्य और गुस्सैल दिखाया गया है। फिल्म में कनाडा की भूमिका लगभग नजरअंदाज की गई है, जबकि अमेरिकी सरकार और CIA को प्रमुख रूप से दिखाया गया है। नंबर 8, रश 2013 की एक जीवनीपरक खेल फिल्म है जो 2 फार्मूला 1 ड्राइवरों ब्रिटेन के जेम्स हंट और ऑस्ट्रिया के निकी लौडा के बीच जबरदस्त प्रतिद्वंदिता पर केंद्रित है। ये प्रतिद्वंदिता 1976 सीजन में चरम पर थी और F1 के प्रशंसक इसके नतीजे को लेकर उत्साहित थे, लेकिन दोनों ड्राइवरों के करीबी लोगों के अनुसार रॉन हावर्ड की फिल्म ने घटनाओं को सनसनीखेज दिखाया, जिससे कई लोग नाखुश थे क्योंकि इससे खेल की प्रतिष्ठित प्रतिद्वंदिता पर दाग लगा। 1975 और 1977 में वर्ल्ड चैंपियनशिप्स निकी लौडा ने जीती थी और 1976 वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप में जेम्स हंट विजेता रहे थे। उस वक्त निकी लौडा फेरारी और जेम्स हंट मैक्लेरन के लिए रेस कर रहे थे। उसी साल निकी लौडा का नूरबुर्गरिंग में बारिश के बीच भयानक एक्सीडेंट हुआ। बारिश की हालत को लेकर उन्हें पहले से चिंता थी। उन्होंने रेस स्थगित करने का सुझाव दिया, लेकिन किसी ने नहीं सुना और एक मोड़ पर उनकी कार का कंट्रोल आर्म टूट गया। इससे कार सीधे एक तटबंध से टकरा गई, जिसके बाद उसमें आग लग गई। उन्हें एक साथी ड्राइवर ने कार से बाहर निकाला और उन्होंने F1 सीजन के 6 हफ्ते गंवा दिए, लेकिन पूरी तरह से ठीक हो गए। इसके बाद हंट लौडा की प्रतिद्वंदिता और बढ़ गई। वापसी की पहली रेस में उन्होंने इटालियन ग्रां प्री में चौथा स्थान पाया, जबकि हंट रेस पूरी नहीं कर सके। उस साल अक्टूबर तक दोनों के बीच सिर्फ 8 अंकों का अंतर था और जब सीजन खत्म हुआ तो हंट ने सिर्फ 1 अंक से जीत हासिल की। लोकप्रिय धारणा के विपरीत, जिसका कुछ श्रेय फिल्म को भी है, लाउडा और हंट इस ऐतिहासिक टक्कर के बाद भी अच्छे दोस्त बने रहे। इसीलिए कई लोगों ने फिल्म की असंगतियों की ओर इशारा किया है। फिल्म में यह प्रतिद्वंदिता दोनों ड्राइवरों के फॉर्मूला 3 के दिनों से ही दिखाई गई है। असल में वे उस डिवीजन में आमने सामने नहीं हुए। ये भूलना आसान है क्योंकि सभी डिवीजनों को हर कोई नहीं समझता, लेकिन एक फिल्म निर्माता को ये पता होना चाहिए। फिर एक सीन है जिसमें हंट एक रिपोर्टर पर हमला करता है, जो उनके करीबी लोगों के मुताबिक कभी हुआ ही नहीं। ये बात मशहूर थी कि उनका गुस्सा जल्दी आ जाता था और वो शारीरिक रूप से आक्रामक होने से नहीं हिचकिचाते थे, लेकिन ये सीन पूरी तरह से काल्पनिक है। एक सीन में दोनों प्रतिद्वंदी हाथ मिलाते और मतभेद
भूलते दिखते हैं, लेकिन चूंकि वे अच्छे दोस्त थे इसलिए इसकी जरूरत नहीं थी और ऐसा माना जाता है कि यह सीन सिर्फ फिल्म को एक समापन देने के लिए डाला गया था। नंबर 7। एल्फ्रेड हिचकॉक को हमेशा के लिए अब तक के सबसे प्रतिष्ठित हॉरर निर्देशकों में से एक माना जाएगा। वह प्रसिद्ध फिल्मों साइको और रियर विंडो के लिए जिम्मेदार है, जिन्हें अब क्लासिक माना जाता है और इस शैली की कुछ बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है। उनकी फिल्मों को उनके असहज माहौल और असामान्य विषय वस्तु के लिए जाना जाने लगा, जिनमें सबसे विचित्र द बर्ड्स थी। ये 1963 में रिलीज हुई थी और इसमें एक अमीर सोशलाइट मेलानी की कहानी है जो एक वकील मिथ से प्यार कर बैठती है। वो मिथ से मिलने बोडेगाबे जाती है, पर अजीब घटनाएं होने लगती है। इलाके के पक्षी अचानक बिना किसी स्पष्ट वजह के शहरवासियों पर हमला करने लगते हैं। जैसे जैसे फिल्म बढ़ती है और पक्षी भी ऐसा करने लगते हैं। एक बार मेलानी, मिच, उसकी माँ और बहन मिच के घर में फंसे होते हैं जब पक्षी अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। आखिरकार वो कर्कश शोर रुकता है। बाहर निकलने पर जमीन पर पड़े हजारों पक्षियों को देखकर वे सन्न रह जाते हैं और समझते हैं कि हमले अन्य इलाकों में भी फैल चुके हैं। लोग सेना से हस्तक्षेप की मांग करते हैं और समूह उस डरावने मंजर से गाड़ी लेकर निकल जाता है, जबकि लॉन के पक्षी उन्हें देखते रहते हैं। इन हमलों की कभी व्याख्या नहीं होती, दर्शकों को खुद थ्योरी बनाने दी जाती है। इस फिल्म की रिलीज पर यह एक डरावनी कल्पनात्मक कहानी लगी जो असल जिंदगी में संभव नहीं थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह असल में उन घटनाओं पर आधारित है जो 18 अगस्त 1961 को कैलिफोर्निया में घटी थी। गश्ती अधिकारी एड कनिंगम की उस सुबह की शिफ्ट सामान्य थी, लेकिन करीब 2:30 बजे सब कुछ बदल गया। वो तब हैरान रह गए जब एक गहरे रंग का पक्षी उनकी कार पर गिरा, लेकिन और पक्षियों के जोर से गिरने पर वे डर गए क्योंकि उन्होंने स्पॉटलाइट तोड़ दी। उन्होंने बाहर निकलकर देखने का सोचा कि क्या हो रहा है, लेकिन पक्षी इतनी जोर से जमीन पर गिर रहे थे कि वह चोट लगने के डर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाए। मॉन्टेरी बे में लोग पुलिस को रिपोर्ट करने लगे कि हजारों पक्षियों ने सूरज को ढक लिया है और तबाही मचा रहे हैं। यह गलती थी क्योंकि पक्षी रोशनी की ओर आकर्षित होकर निवासियों पर झपट पड़े। जो लोग शोर से नहीं जागे थे उन्होंने सुबह घर से निकलकर सड़कों पर हजारों गिरे पक्षी और घबराए पड़ोसी देखे। जो बचे पक्षी थे वे राहगीरों की टांगों को चोंच मारने लगे और जल्दी ही बदबू असहनीय हो गई। पास के एक समुद्र तट पर हजारों पक्षी रेत पर बिना हिले डुले पड़े मिले और एक आदमी को लगा कि उस पर बर्डमैन कहे जाने वाले हमलावरों ने हमला किया है। कुछ लोग दुनिया के अंत की बातें करने लगे और कुछ को लगा उन पर रासायनिक हथियार से हमला हो रहा है। जब जांच की गई तो पता चला कि वे सभी पक्षी सिटी शेयरवाटर थे, लेकिन कोई भी उनके अजीब व्यवहार का कारण नहीं बता सका। ये पक्षी हर साल यहाँ आते थे, लेकिन आमतौर पर तट से दूर समुद्र में रहते थे, इसलिए उस सुबह उनका व्यवहार और भी हैरान करने वाला था। स्वयंसेवकों ने जितने भी जीवित पक्षियों को इकट्ठा कर सके उन्हें इकट्ठा किया और वापस समुद्र में छोड़ दिया जहां वे रहते थे। हाथों की सुरक्षा के लिए दस्ताने पहनने पड़े क्योंकि पक्षी चोंच मार रहे थे, लेकिन पानी में छोड़े गए पक्षियों के जीवित रहने की संभावना अच्छी थी और कई को फिर उड़ते देखा गया। दोपहर तक अधिकतर जीवित पक्षी हटा लिए गए और सफाई शुरू हो गई थी। इस अजीब घटना की खबर आखिरकार हिचकॉक तक पहुंची, जो उस समय द बर्ड्स की पटकथा तैयार कर रहे थे, जो डैफ्नी डू मॉरियर की एक लघु उपन्यास पर आधारित थी। उन्होंने उस दिन के अखबार की एक प्रति हासिल की और बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने इसका इस्तेमाल फिल्म के लिए शोध सामग्री के रूप में किया। कैलिफोर्निया में हुई उस अजीब घटना का कारण आखिरकार पता चल गया। ये सामने आया कि उस क्षेत्र के प्लवक प्लैंकटन में एक विषैला पदार्थ था जो बाद में उस प्लवक को खाने वाली मछलियों में चला गया। पक्षियों ने मछलियां खाईं, जिससे वे भ्रमित होकर हजारों की तादाद में जमीन पर गिर पड़े। नंबर 6। विंचेस्टर 2018 की अलौकिक हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल और पीटर स्पिरिग ने किया और ये विलियम विल्ट विंचेस्टर की विधवा सारा विंचेस्टर के जीवन पर आधारित है। विलियम के पिता
ओलिवर विंचेस्टर फायर आर्म्स के आविष्कारक थे, जो पूरी दुनिया में मशहूर है, और इसलिए यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि परिवार बहुत अमीर था। सारा का जन्म 1839 में न्यू हेवन, कनेक्टिकट के एक अमीर परिवार में हुआ था और उन्हें अच्छी शिक्षा मिली थी, जो उस समय की महिलाओं में दुर्लभ थी। उन्होंने जल्दी ही 5 भाषाएं धारा प्रवाह बोलना सीख लिया था और गणित और विज्ञान सहित कई विषयों पर आत्मविश्वास के साथ चर्चा कर सकती थी। अपनी बुद्धिमत्ता और सुंदरता के कारण उन्हें द बेल ऑफ न्यू हेवन कहा गया और जल्द ही उनके परिवार के पड़ोसियों में से एक विलियम विंचेस्टर का ध्यान आकर्षित किया। वे एक दूसरे से प्यार करने लगे और शादी कर ली। उनका रिश्ता बहुत खुशहाल था। आखिरकार उनके यहाँ एक बेटी हुई जिसका नाम एनी था, लेकिन वह एक ऐसी बीमारी के साथ पैदा हुई थी जिसका इलाज संभव नहीं था, जिसका मतलब था कि वह केवल कुछ ही हफ्ते जीवित रही। इस त्रासदी का सारा पर गहरा असर पड़ा और जैसे जैसे साल बीतते गए वो और भी ज्यादा अकेली रहने लगी। इसी दौरान विंचेस्टर परिवार, जो पहले कपड़ों की कंपनी चलाते थे, ने बंदूकों पर ध्यान केंद्रित किया। इन हथियारों के विकसित होते ही ये बहुत लोकप्रिय हो गए और जल्द ही विंचेस्टर अपने क्षेत्र में सबसे बड़ा नाम बन गया। 1880 में विलियम के पिता की मृत्यु के बाद यह जोड़ा सदमे में था। हालात तब और बिगड़ गए जब विलियम्स को तपेदिक हो गया और पिता की मौत के 1 साल बाद ही वे भी चल बसे। सारा दुखी रही, लेकिन उन्हें परिवार की संपत्ति का आधा हिस्सा विरासत में मिला, जिसकी कीमत उस समय करीब $20 मिलियन थी, जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी। हालांकि पैसे से उनका दुख कम नहीं हुआ और उन्होंने एक मीडियम से मिलना शुरू किया, जिसने उन्हें बताया कि उन्हें पश्चिम की ओर जाकर एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। ये सलाह तो अच्छी लगी, लेकिन उस मीडियम ने एक चेतावनी भी दी। उसने कहा कि जब सारा अपने पुराने घर से निकलेगी तो विंचेस्टर हथियार से मारे गए लोगों की आत्माएं उसके नए घर तक पीछा करेंगी, क्योंकि घर की खरीद में अपवित्र पैसा लगा था। सारा के पास मानसिक संतुलन बनाए रखने का तरीका था। मीडियम के मुताबिक जब तक वो नए घर में कमरे और विस्तार जोड़ती रहेगी, आत्माएं उसे शांति से रहने देंगी। लेकिन अगर वह कभी ऐसा करना बंद कर देती तो जल्द ही उसकी जान चली जाती। इस समय तक सारा को गठिया था और वह उसके डॉक्टर मानते थे कि पश्चिम का गर्म मौसम उसके लिए अच्छा रहेगा। उसने सलाह मानी और 40 एकड़ जमीन सहित 2 मंजिला फार्म हाउस खरीदा। जल्द ही यह इमारत पूरी तरह बदल जाएगी। सारा ने विस्तार करवाने, अतिरिक्त कमरे बनवाने और कभी कभी ऐसी सीढ़ियां बनवाने के लिए मजदूरों को काम पर रखा जो कहीं नहीं जाती थीं। उसे लगा कि आत्माओं को हिंसक होने से रोकने का यही एक तरीका है, और समय के साथ लगभग 160 अलग अलग कमरे जोड़ दिए गए। सारा के जाने के बाद भी कुछ लोगों ने कहा कि उसका घर खुद ब खुद बदलता रहता था और कोई भी उस हवेली की भूल भुलैया में आसानी से खो सकता था, जो अब एक गांव जैसी लगने लगी थी। ऐसा कहा गया है कि उसने कमरे इस तरह से बनाए थे ताकि जो आत्माएं उसका पीछा कर रही थी उन्हें भ्रमित किया जा सके, लेकिन यह सिर्फ एक अनुमान है। सारा का निधन 1922 में हुआ था और आज भी विंचेस्टर हाउस रहस्यमय बना हुआ है, क्योंकि वहां आए कई लोगों ने अनोखी घटनाएं अनुभव की हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता। नंबर 5, द हर्ट लॉकर फिल्म का मुख्य विषय है कि विस्फोटक आयुध निपटान टीम का सदस्य बनने के लिए खास इंसान चाहिए। यह बेहद खतरनाक काम है जिसमें ध्यान और तकनीकी समझ जरूरी है। कैथरीन बिगलो द्वारा निर्देशित यह फिल्म 2006 में रिलीज हुई, खूब पसंद की गई और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसने 6 अकादमी अवार्ड जीते, जिनमें एक बेस्ट पिक्चर था। इसमें तीव्र दृश्य है जहां टीम को इराक युद्ध के दौरान विस्फोटक उपकरणों को निष्क्रिय करने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है और ये साफ दिखता है कि इस काम का टीम पर कितना असर पड़ता है। कई लोग इसे युद्ध के समय ऐसी टीमों द्वारा पूरी की जाने वाली मिशनों का सटीक चित्रण मानते हैं, लेकिन जल्द ही युद्ध के अनुभवी सैनिकों ने इस फिल्म को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करनी शुरू कर दी। पहली आलोचना थी कि बिगलो ने युद्ध की परिस्थितियां कैसे दर्शाई। कम से कम एक दृश्य में विस्फोटक निष्क्रिय करने वाली टीम का एक सदस्य ऐसे उपकरण को वायर कटर से डिफ्यूज करते हुए दिखाया गया है, जैसा कि अक्सर फिल्मों में होता है, लेकिन यह सही नहीं है। असल जीवन में टीम अपने सदस्य की जान खतरे में नहीं डालती,
ऐसे मामलों में डिवाइस निष्क्रिय या डिटोनेट करने के लिए रोबोट का उपयोग होता है। एक पूर्व सैनिक ने इस दृश्य की तुलना ऐसे की जैसे फायर फाइटर जलती इमारत में छोटी स्प्रे बोतल लेकर जाए। फिर स्टाफ सार्जेंट जेम्स है। वह लगातार अपने और अपनी टीम के जीवन को अपने लापरवाह और अप्रत्याशित व्यवहार से खतरे में डालता है और उसे बिना किसी सुरक्षा उपकरण के काम करते हुए भी देखा जाता है। एक असली मिशन के दौरान जो भी फैसला लिया जाता है उसे टीम के कई सदस्यों द्वारा मंजूरी दी जाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सही प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है और बेहद खतरनाक माहौल में सबसे सुरक्षित संभव हालात बनाए जा रहे हैं। फिल्म में दिखाए गैर पेशेवर व्यवहार पर भी चिंता थी। एक बार जेम्स बेस छोड़कर गांव जाता है और वहां स्थानीय लोगों पर बदला लेने के लिए हमला करता है। पूर्व सैनिकों का कहना है कि यह बेहद अनुचित था, क्योंकि कोई भी सैनिक जो ऐसा करता उसे युद्ध क्षेत्र में नागरिकों पर हमला करने और उन्हें घायल करने के लिए सेना से बर्खास्त कर दिया जाता। उनका मानना था कि इससे यह धारणा मजबूत होती है कि सभी अमेरिकी नागरिक हथियार रखते हैं और उनका ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। फिल्म के रिलीज के बाद मास्टर सार्जेंट जेफरी सार्वर ने दावा किया कि यह उनके जीवन के एक हिस्से पर आधारित है, जिससे मुकदमेबाजी जल्दी शुरू हो गई। फिल्म सच्ची घटना पर होने के कारण उन्हें मुआवजा चाहिए था। साथ ही उनकी और भी शिकायतें थी। उन्होंने कहा कि फिल्म में उनके किरदार को गलत दिखाया गया है और उनकी मानहानि हुई है। फिल्म निर्माताओं ने कहा कि यह असली घटनाओं पर आधारित है, लेकिन उन्होंने सिर्फ सार्वर नहीं बल्कि कई लोगों से प्रेरणा ली थी। सार्वर ने मुकदमा किया लेकिन हार गए। बाद के वर्षों में इराक युद्ध के पूर्व सैनिक द हर्ट लॉकर की आलोचना करते रहे, क्योंकि उनका मानना था कि यह दर्शकों को यह गलत धारणा देता है कि युद्ध के दौरान ऐसी खतरनाक और तनावपूर्ण परिस्थितियों में काम करना कैसा होता है। नंबर 4, एक और फिल्म जिसे इतिहासकारों ने खास पसंद नहीं किया वो है मशहूर ब्रेव हार्ट, जिसने 1996 में रिलीज होने पर दुनिया में धूम मचा दी थी। इस फिल्म का निर्देशन इसके स्टार मेल गिब्सन ने किया था और आलोचना के बावजूद ये आज भी कई सिनेमा प्रेमियों की पसंदीदा है। ये फिल्म 13वीं सदी के स्कॉटिश योद्धा विलियम वॉलेस की कहानी है, जिन्होंने राजा एडवर्ड प्रथम की स्कॉटलैंड पर कब्जा रोकने की कोशिश की। फिल्म की शुरुआत में वॉलेस अपने गांव की मोराग से चुपचाप शादी करता है, लेकिन जल्दी ही एक त्रासदी घटती है। राजा के सैनिक गांव पर हमला कर मोराग को मार देते हैं, जिससे वॉलेस गुस्से में आता है। वो ताज के खिलाफ विद्रोह शुरू करने का फैसला करता है और फिल्म के अधिकांश हिस्से में उसे अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति से बदला लेते हुए दिखाया गया है। वह साथियों संग कई लड़ाइयां जीतता है, जैसे स्टर्लिंग ब्रिज की लड़ाई, पर अंत में स्कॉटिश वफादारों के धोखे से अंग्रेजों के हवाले हो जाता है। उसे फांसी मिलती है और वह स्कॉटिश स्वतंत्रता का शहीद बन जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि यह एक हिंसक, दिल तोड़ने वाली और भावनात्मक फिल्म है, लेकिन कई इतिहासकारों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है, क्योंकि इसमें कई ऐतिहासिक गलतियां हैं जिन्हें वे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। इन गलतियों पर लेखक जॉन ओ फेरल ने मजेदार टिप्पणी की। फिल्म इससे ज्यादा गलत तभी हो सकती थी अगर इसमें प्लास्टिसीन कुत्ता होता और नाम विलियम वॉलेस एंड ग्रोमिट होता। पहली ऐतिहासिक गलती फिल्म के शुरुआती सीन में है, जिसमें राजा एक कानून का हवाला देता है जो कुलीन पुरुषों को अधीनस्थ महिलाओं से शादी की रात संबंध बनाने की इजाजत देता है। कई इतिहासकार मानते हैं कि यह कानून असल में कभी अस्तित्व में था ही नहीं, क्योंकि इसका कोई भी लिखित रिकॉर्ड कभी नहीं मिला है और ना ही किसी ने कभी दावा किया है कि यह सच में कोई कानून था या इसकी मौजूदगी को साबित कर पाया है। कई लोगों और कुछ इतिहासकारों ने स्टर्लिंग ब्रिज की लड़ाई को फिल्मों में दिखाए गए मध्यकालीन युद्धों का सबसे बेहतरीन चित्रण माना है। इस दृश्य में भी कुछ समस्याएं थीं। ये ना तो उस पुल को दिखाता है जिसकी चर्चा है, ना ही इसमें लड़ाई में शामिल एक बेहद अहम व्यक्ति, विद्रोह के नेता एंड्रयू डी मोरे को दर्शाया गया है। युद्ध में मोरे अंग्रेजों हराते हुए घायल हुए और बाद में चोटों से उनकी मृत्यु हो गई। इतिहासकारों को हैरानी है कि उन्हें उस दृश्य में शामिल नहीं किया गया, जबकि जीत में उनकी अहम भूमिका थी, पर सम्मान वॉलेस को मिला। फिल्म के शीर्षक ब्रेव हार्ट को लेकर भी एक मुद्दा है। ब्रेव हार्ट शब्द ऐतिहासिक रूप से रॉबर्ट द ब्रूस के लिए इस्तेमाल होता था,
जिन्होंने स्कॉटलैंड की आज़ादी के पहले युद्ध में इंग्लैंड को हराया था। फिल्म में वॉलेस के पिता का नाम मैल्कम दिखाया गया है, जबकि असल में वह एलन था। वो अपनी जान उस वक्त गंवाते हैं जब वॉलेस छोटा होता है, और ये बातें सही नहीं हैं। ये अब भी अज्ञात है कि गिब्सन ने उनका नाम बदलने का फैसला क्यों किया, और ये निश्चित है कि विद्रोह के दौरान वॉलेस के पिता अभी भी जीवित होते। दर्शकों को वॉलेस के किरदार से जोड़ने के तरीकों में से एक तरीका यह है कि उसे एक गरीब हाईलैंड किसान के रूप में दिखाया गया है। असल में वे आर्थिक रूप से संपन्न परिवार से थे, जिन्हें कभी गुजारा करने में दिक्कत नहीं हुई। वॉलेस और फ्रांस की इसाबेला असल में कभी नहीं मिले थे। तब के योद्धा चेहरे पर पेट नहीं लगाते थे, न ही टार्टन किल्ट पहनते थे। वे वॉलेस जैसी 2 हाथों से चलने वाली तलवार की जगह तलवार और ढाल इस्तेमाल करते थे। और राजा वॉलेस के बाद 2 साल जीवित रहे थे, और वॉलेस के फांसी के समय वे अपने मृत्युशैया पर नहीं थे। तीसरा, सर्कस अब उतने लोकप्रिय नहीं हैं जितने कुछ दशक पहले हुआ करते थे। कई लोगों का मानना है कि घूमने वाली कंपनियां जानवरों के साथ गलत व्यवहार करती हैं और उनका मनोरंजन अब महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सर्कस पहले के समय में बेहद लोकप्रिय हुआ करते थे, क्योंकि परिवार इन बड़े टेंटों में हल्के फुल्के मनोरंजन और हैरत अंगेज करतब देखने के लिए उमड़ पड़ते थे, जिनकी चर्चा वे हफ्तों तक करते रहते थे। पीटी बार्नम, प्रसिद्ध सर्कस मालिक, ने 1881 में जेम्स ए बेली के साथ बार्नम एंड बेली सर्कस शुरू किया था। बार्नम 1970 के दशक से अपने सर्कस द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ के साथ दौरे कर रहे थे। एक वक्त पर उन्होंने और उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी बेली ने अपनी कंपनियों को मिलाने का फैसला किया। इसी विषय पर 2017 की म्यूजिकल फिल्म द ग्रेटेस्ट शोमैन बनी है, जिसे माइकल ग्रेसी ने डायरेक्ट किया। इसमें ह्यू जैकमैन, जैक एफ्रॉन और मिशेल विलियम्स जैसी स्टार कास्ट है। लेकिन इन पहचाने जाने वाले नामों की मौजूदगी के बावजूद भी यह फिल्म भारी आलोचना से नहीं बच सकी। फिल्म बार्नम की गरीबी से अमीरी की कहानी है। वह अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी बनाने के लिए सर्कस शुरू करने का निर्णय लेता है। और सच कहे तो इस म्यूजिकल में शामिल गाने और बेहतरीन अभिनय दर्शकों के बीच काफी हिट रहे। ये सवाल उठता है कि अगर उन्हें पता होता कि बार्नम असल में किस तरह का इंसान था, तो क्या उनकी प्रतिक्रिया वही होती, और क्या वे इसे समर्थन देने की जहमत उठाते। आलोचकों का कहना है कि फिल्म में बार्नम के किरदार को कहानी के हिसाब से ज्यादा अच्छा दिखाया गया, जबकि असल में वो अलग थे। असल जिंदगी में बार्नम का एक पसंदीदा कहावत था, हर मिनट एक मूर्ख पैदा होता है, जो हमें इस बात की शुरुआती झलक देता है कि वह किस तरह के इंसान थे। शुरुआत में वह जनता को अपने सर्कस की खासियतें, जैसे दाढ़ी वाली महिला, देखने लायक समझाने में संघर्ष करता है। आखिरकार वह अच्छा कमाने लगता है और जेनी लिंड के साथ उसका अफेयर हो जाता है। वह और जेनी कलाकारों को पीछे छोड़कर शोहरत व ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, जो ऐतिहासिक रूप से सही है। लेकिन जितना मुश्किल है इस पर यकीन करना, इन घटनाओं को फिल्म के लिए हल्का कर दिया गया था। यह दिखाता है कि समय के साथ उसकी शोहरत कम होने लगती है और सर्कस असफल होने लगता है। एक बार नम के पास कोई विकल्प नहीं बचता, तो वह अपने कर्मचारियों और साइड शो कलाकारों की खुशी के लिए सर्कस में लौट आता है, और वह पहले की तरह खुश होकर देश भर में यात्रा करता रहता है। कई लोगों को लगा कि ये घटनाएं सच है और थिएटर से रोते हुए निकले, जबकि असल में ऐसा नहीं था। असल में बार्नम एक चालबाज था, जो अपने मूड के अनुसार कर्मचारियों को खाना देने से मना कर देता था। वह अक्सर अपने कर्मचारियों पर हमला करता था और अपने सर्कस में साथ लाए गए जानवरों की भी बिल्कुल परवाह नहीं करता था। उसका मुख्य लक्ष्य जल्दी से ज्यादा पैसा कमाना था, और जो भी बीच में आता उसे जल्दी पछताना पड़ता। असल में उसने विकलांग लोगों को भर्ती या खरीदा और उन्हें लोगों के सामने दिखावे के लिए पेश किया, ताकि लोग उन्हें कौतूहल से देखें। उनकी मौत के बाद भी शवों को प्रदर्शन पर रखा जाता था और लोग देखने के लिए पैसे देते थे। नंबर 2, 2014 की फिल्म द इमिटेशन गेम, जिसमें बेनेडिक्ट कम्बरबैच एलन ट्यूरिंग बने हैं, प्रसिद्ध गणितज्ञ के जीवन और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के ब्लेचली पार्क में जर्मन एनिग्मा कोड तोड़ने के उसके प्रयासों को दिखाती है। फिल्म 1951 में युद्ध के बाद ट्यूरिंग द्वारा घर में चोरी की रिपोर्ट से शुरू होती है। जब पुलिस जांच करती है तो उन्हें ऐसा लगता है
कि उन्हें गंभीर अश्लीलता के सबूत मिले हैं और ट्यूरिंग को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद दर्शकों को 1939 के ब्लेचली पार्क ले जाया जाता है, जहां ट्यूरिंग कोड ब्रेकर्स की टीम में शामिल होता है। उन्हें प्रसिद्ध एनिग्मा कोड को तोड़ने का काम सौंपा गया है, जिसे एनिग्मा मशीन द्वारा बनाया जाता है, जिसे अटूट माना जाता था। ट्यूरिंग, जिसे कोई सफलता नहीं मिल रही थी, सुझाव देता है कि केवल एक और मशीन ही इस कोड को तोड़ने में सक्षम हो सकती है। इसलिए वह कंप्यूटर बनाने लगता है और उसे अपने बचपन के दोस्त के नाम पर क्रिस्टोफर कहता है। आखिरकार कोड को डिकोड कर लिया जाता है, लेकिन इसके बाद टीम एक नैतिक दुविधा में पड़ जाती है। उन्हें तय करना होता है कि किन हमलों को रोका जाए ताकि जर्मन सेना को न पता चले कि उनका कोड टूट चुका है। फिल्म के अंत तक एलन ट्यूरिंग पर लगे आरोपों में उन्हें दोषी ठहरा दिया जाता है और इसके बाद जो घटनाएं घटती हैं उनकी वजह से उनकी जिंदगी दुख में डूब जाती है, जो अंततः उनकी मृत्यु का कारण बनती है। पूरी फिल्म के दौरान दर्शकों को एलन ट्यूरिंग के बचपन में ले जाया जाता है। वहीं ब्लेचली पार्क में उनके काम और अंततः उनके दोष सिद्धि की कहानी भी दिखाई जाती है। फिर भी कुछ इतिहासकारों ने फिल्म की आलोचना की है, क्योंकि इमिटेशन गेम का किरदार असली एलन ट्यूरिंग से काफी अलग है। फिल्म में एलन ट्यूरिंग बचपन अकेले बिताते हैं और उनका एकमात्र दोस्त क्रिस्टोफर मॉर्गन होता है। फिल्म में ट्यूरिंग को अजीब और अकेला दिखाया गया है। जब क्रिस्टोफर छुट्टियों के बाद नहीं लौटता, ट्यूरिंग को बताया जाता है कि उसकी मौत बोवाइन तपेदिक से हुई। क्रिस्टोफर से जुड़े तथ्य सही हैं और ये त्रासदी ट्यूरिंग के जीवन को प्रभावित करती है, लेकिन उन्हें पहले ही बताया गया था कि उनका दोस्त गंभीर रूप से बीमार है और शायद बच न पाए। उनके परिवार ने बताया कि ट्यूरिंग बचपन में थोड़ा अजीब था, लेकिन वो फिल्म की तरह कभी इतना अकेला नहीं था। फिर ट्यूरिंग और जोआन क्लार्क के बीच रोमांस की बात आती है, जिसने इतिहासकारों को और भी ज्यादा परेशान कर दिया है। फिल्म में वह उसकी भावनाओं का केंद्र बनती है और दर्शकों को लगता है कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन असलियत में उन्होंने क्लार्क से कहा था कि वह पुरुषों में रुचि रखते हैं और क्लार्क ने इसे बिना किसी समस्या के स्वीकार कर लिया था। कोड तोड़ने वाली मशीन को पहले बॉम्ब कहा जाता था, बाद में इसका नाम विक्ट्री रखा गया। असल जिंदगी में ट्यूरिंग द्वारा बनाई गई मशीन को यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन कहा जाता था और इनमें से किसी को भी कभी क्रिस्टोफर नहीं कहा गया था। अन्य गलतियों में सोवियत जासूस जॉन कैर्नक्रॉस को ट्यूरिंग की टीम का सदस्य दिखाना शामिल है, जबकि वह असल में किसी और समूह में थे। संभावना है कि दोनों कभी नहीं मिले थे और ट्यूरिंग ने कैर्नक्रॉस द्वारा जानकारी लीक करने की बात कभी नहीं छुपाई। इन सब बातों के बावजूद कई इतिहासकारों का मानना है कि इस फिल्म को कभी रिलीज नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि यह ट्यूरिंग के जीवन की गलत व्याख्या करती है और उन्हें गलत तरीके से पेश करती है। नंबर 1, फिल्म अ ब्यूटीफुल माइंड दिसंबर 2001 में रिलीज होते ही दुनिया भर में चर्चा में आ गई थी। निर्देशक रॉन हॉवर्ड की सराहना हुई क्योंकि उन्होंने गणितज्ञ जॉन नैश के जीवन और सिजोफ्रेनिया का पता चलने के बाद उनके संघर्षों को बेहतरीन दिखाया। रियल लाइफ नैश, जिनका रोल फिल्म में रसल क्रो ने किया, ब्लूफील्ड, वेस्ट वर्जीनिया में जन्मे थे। जब यह स्पष्ट हो गया कि वह गणित में निपुण हैं, तो उनके माता पिता ने उनके लिए इस विषय की उन्नत कक्षाओं में जाने की व्यवस्था की। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उन्होंने कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया, जहां उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने रसायन शास्त्र पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, लेकिन जब उनके एक प्रोफेसर जॉन लाइटन ने उन्हें गणित को अपना मुख्य विषय बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, तो उन्होंने अपना मुख्य विषय गणित में बदल लिया। आखिरकार उन्होंने गणित में बैचलर ऑफ साइंस और मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की, जिसके बाद उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां उन्होंने विज्ञान और गणित की पढ़ाई जारी रखी। इस समय तक उन्हें जीनियस माना जाने लगा था और उन्होंने गेम थ्योरी के नैश संतुलन सिद्धांत पर काम शुरू किया। 1959 में 30 साल की उम्र में नैश ने अपने व्यवहार में बदलाव महसूस किया, जिसे बाद में उन्होंने पैरानोया कहा। उन्होंने मान लिया कि जो भी लाल टाई पहने दिखे वो क्रिप्टो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य है और उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। इसके बाद उन्होंने वॉशिंगटन के दूतावासों को पत्र भेजकर सूचित किया कि वे अपनी खुद की सरकार शुरू कर रहे हैं और खुद को अंटार्कटिका का सम्राट घोषित कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता था यह उपाधि उन्हें विरासत में मिलेगी। उन्होंने समाज से खुद को अलग किया, भ्रम और मति भ्रम होने लगे और डॉक्टर से परामर्श के बाद
सिजोफ्रेनिया का पता चला। 9 साल तक वे मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में आते जाते रहे, पर 1970 के बाद जब उन्होंने दवाएं लेना बंद कर दिया तभी सुधार शुरू हुआ। नैश संतुलन ने अर्थशास्त्र और गणित को बदल दिया और उन्हें उनके कार्य के लिए 1978 में मान्यता मिली, जब उन्हें जॉन वॉन न्यूमन थ्योरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1999 में उन्हें गणित में योगदान के लिए लीरॉय पी स्टील पुरस्कार मिला। उन्हें आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार मिला, पर उन्होंने कहा कि मानसिक समस्याएं न होती तो वे और योगदान दे सकते थे। आलोचकों के मुताबिक फिल्म यही कमजोर पड़ती है। एक तो नैश ने कभी भी कोई काल्पनिक लोग नहीं देखे थे, जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है। यह सिजोफ्रेनिया की सामान्य विशेषता नहीं है और इसे उस बीमारी को लेकर हॉवर्ड की गलतफहमी माना जाता है। 1994 के एक दृश्य में नैश कहता है कि उसने अब उपलब्ध नई दवाइयां लेने का फैसला किया है। जैसा पहले बताया गया, 1970 के बाद उन्होंने सिजोफ्रेनिया की कोई दवा नहीं ली थी। उन्होंने नोबेल पुरस्कार समारोह में भाषण नहीं दिया था। उन्होंने विनम्रता से पुरस्कार लिया, दर्शकों को झुककर अभिवादन किया और बिना बोले मंच से चले गए। आखिरकार 1963 में नैश और एलिशिया का तलाक हुआ और नैश का एक बेटा दूसरी महिला से था। उनके बेटे को भी सिजोफ्रेनिया का पता चला और उन्हें पिता की तरह लगातार इलाज कराना पड़ा। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि सभी नए वीडियो की जानकारी मिले। मेरा नाम टॉप 5 अननोन्स है। अगले वीडियो में मिलूंगा।